Good morning all of students. Today we'll teach about the Doppler effect in light in physics. Our video is also available in YouTube channel. हमारे वीडियो को YouTube चैनल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। तो हम देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या है, डॉपलर इफेक्ट को किस प्रकार से समझते हैं। तो आपने जो डॉपलर इफेक्ट की घटना है, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट की जो घटना है उसको आपने ध्वनि में पढ़ा है कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव किस प्रकार से होता है। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की घटना का अध्ययन आपने किया है। हम उसको पुनः रिवाइज करवा देते हैं और पुनः हम बताते हैं कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव किस प्रकार होता है। कि जैसे मान लिया हमने कि हमारे पास एक साउंड है और वो यहाँ पर रखा है, ये आपका साउंड है अर्थात सोर्स, ये ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। और जब ये ध्वनि उत्पन्न कर रहा है तो इसके ध्वनि उत्पन्न करने से अगर कोई ऑब्जर्वर है, कोई व्यक्ति है और यहाँ पर है तो उसको ध्वनि सुनाई देती है। अगर जैसे जैसे ये अपनी दूरी बढ़ाता है तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो घटती जाती है, और अगर साउंड की पास आता है तो तीव्रता बढ़ती जाती है। वही स्थिति इसमें भी होती है। सोर्स में जो साउंड ध्वनि उत्पन्न कर रहा है तो सेम कंडीशन इसमें भी होती है। इसमें भी कंडीशन क्या है कि अगर ये इसके पास आ रहा है तो इसको ध्वनि ज़्यादा सुनाई देगी, ये इससे दूर जा रहा है तो ध्वनि कम सुनाई देगी। जिस तरह से हम प्लेटफार्म पर खड़े हैं तो प्लेटफार्म पर खड़े होने पर ट्रेन निकलती है तो दूर से ट्रेन आती है, ध्वनि हमको सुनाई देती है। जैसे जैसे पास में आती है तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ती जाती है। और यदि कहीं पर साउंड बज रहा है और हम गतिमान हैं और गतिमान होने पर हमको जब साउंड के पास पहुंचेंगे तो तीव्र ध्वनि सुनाई देगी, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ध्वनि की तीव्रता घटती जाएगी। तो सेम इसी प्रकार से हम प्रकाश में भी डॉपलर का अध्ययन करते हैं। और प्रकाश में डॉपलर का अध्ययन करने के लिए हम किस प्रकार से जानते हैं कि डॉपलर प्रभाव की घटना केवल ध्वनि तरंगों में ही नहीं बल्कि प्रकाश तरंगों में भी पाई जाती है। जब कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक परस्पर दूर जा रहे हैं, प्रकाश स्रोत जैसे सपोज किया हमने कि ये हमारा प्रकाश स्रोत है और प्रेक्षक मतलब कोई व्यक्ति है, प्रेक्षक है, दो चीजें हो गई, एक प्रकाश स्रोत हो गया और दूसरा प्रेक्षक हो गया। तो परस्पर जब दूर जा रहे हों तो प्रेक्षक द्वारा प्राप्त की गई प्रकाश की जो तरंग है वो आभासी आवृत्ति उसकी घट जाती है। जैसे जैसे दूर जाएगा तो हमको प्रकाश की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी, अर्थात उसकी आवृत्ति घट जाती है। लेकिन प्रकाश की तरंग कहाँ तक है, कितनी दूर तक फैली हुई है, हाँ हमको वहाँ तक दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि तरंग दैर्घ्य बढ़ गया लेकिन आवृत्ति उसकी क्या हुई, घट गई। जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक दोनों पास आ रहे हैं, अगर दोनों पास आ रहे हैं तो प्रेक्षक द्वारा प्राप्त की गई प्रकाश की आवृत्ति बढ़ जाती है। अगर इसके नजदीक आएगा तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी और तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। तो दोनों स्थितियां हो गई कि अगर प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक दूर जाएंगे तो प्रकाश तरंग की आभासी आवृत्ति घट जाएगी और तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगा। दूसरी स्थिति है कि जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक पास आ रहे हों तो प्रेक्षक द्वारा प्राप्त की गई प्रकाश तरंग की आभासी आवृत्ति बढ़ जाएगी परंतु तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। तो इस घटना को जो आभासी आवृत्ति घट रही है, कभी बढ़ रही है, या तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो ये जो घटनाएं हमको प्राप्त हो रही हैं इसी घटना को हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। और प्रकाश में हम देख रहे हैं तो हम कहते हैं कि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। अब आभासी आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य के लिए कुछ सूत्र दिए डॉपलर ने। आभासी आवृत्ति, आभासी आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र दिया। तरंग दैर्घ्य और आभासी आवृत्ति के लिए जो उन्होंने सूत्र दिया, तो जिस तरह से आप इसमें देख रहे हैं कि दो कंडीशन हैं कि स्रोत के कभी प्रेक्षक पास आ रहा है, कभी स्रोत से प्रेक्षक
दूर जा रहा है। तो इस प्रकार से आपने दो घटनाएं देखी हैं। तो इस तरह से आभासी आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र दिया, तो इसके लिए जो फार्मूला है उसकी भी दो नियम हैं, दो तरीके से उस सूत्र को दिया। जिस तरह से यहाँ पर आपने दो प्रकार की घटनाएं पढ़ी, पास में और दूर में, तो आभासी आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र है वो भी दो प्रकार से है। अब हम गणना करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई स्रोत है जो प्रकाश दे रहा है इस तरह से, और ऑब्जर्वर हमारे पास एक ये है, ये ऑब्जर्वर है, और ये जो ऑब्जर्वर है तो ये स्रोत, और ये v इसका वेग है, जो v प्रकाश की चाल आप जानते हैं कि c होता है, लेकिन जो ये v वेग है तो v वेग ये कहाँ से आ गया, तो v जो वेग है ये क्या है कि प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच सापेक्ष वेग को हमने v से डिनोट किया है। प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच का जो सापेक्ष वेग है वो v है, और प्रकाश की जो चाल है वो c है। तो v हमारा क्या है, इसको अच्छे से समझिए कि जो v है, v हमारा है प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच सापेक्ष वेग, ये v है हमारा प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच सापेक्ष वेग, और c को हम जानते हैं कि c प्रकाश की चाल होती है। अब हम इसमें मान लेते हैं कि जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो इसमें मान लिया हमने कि माना उत्सर्जित प्रकाश की वास्तविक आवृत्ति f और तरंग दैर्ध्य मान लिया लैम्डा, तरंग दैर्ध्य को डिनोट किया लैम्डा से। प्रेक्षक जो O से हमने डिनोट किया है इसको, तो प्रेक्षक O तक पहुंची प्रकाश तरंग की आभासी आवृत्ति, प्रेक्षक O तक प्रकाश तरंग की आभासी आवृत्ति इसको हमने डिनोट किया f डैश से, और आभासी तरंग दैर्ध्य को डिनोट किया लैम्डा डैश से। और प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच सापेक्ष वेग v और प्रकाश की चाल को हम डिनोट किया c से। प्रकाश की चाल ये हमने डिनोट किया c से। ये तो अब हमने चित्र में इस तरह से इसको डिनोट कर लिया। तो इसमें दो तरह की कंडीशन है। नंबर एक कंडीशन है कि जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के बीच की दूरी घट रही है, अर्थात दोनों पास पास हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच की दूरी घट रही है। ये नंबर एक कंडीशन है। तो जब दोनों के बीच की दूरी घट रही है, तो इस कंडीशन में जो आभासी आवृत्ति होगी वो f डैश बराबर f अंडर रूट के अंदर c प्लस v अपान c माइनस ये होगा। ये कंडीशन हो गई। और आप जानते हैं कि f डैश बराबर होता है c अपान लैम्डा डैश, और f बराबर होता है c अपान लैम्डा। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। तो अगर ये मान रख देंगे तब लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा लैम्डा अंडर रूट के अंदर c माइनस v अपान c प्लस v। ये आभासी तरंग दैर्ध्य और ये आभासी आवृत्ति। इस कंडीशन में कब, जब स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच की दूरी घट रही है, तब आभासी आवृत्ति और आभासी तरंग दैर्ध्य के फार्मूले ये होंगे। तो इन दोनों सूत्रों से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रेक्षक की आभासी आवृत्ति बढ़ रही है। प्रेक्षक की जो ये आभासी आवृत्ति है ये बढ़ रही है, जबकि तरंग दैर्ध्य घटी हुई प्राप्त होती है। ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं,
तो इस फार्मूले का जो निगमन है वो सापेक्षता सिद्धांत से किया जाता है। आभासी आवृत्ति और आभासी तरंगदैर्घ्य, इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो निगमन करते हैं वो सापेक्षता सिद्धांत से किया जाता है। परंतु यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में केवल सूत्र हैं, इसका निगमन नहीं है। तो आपको केवल सूत्र याद रखना है और सूत्र में जो सिंबल हैं, समस्त सिंबल के मैंने नाम आपको बता दिए हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन में आप जानते हैं कि जो आपका स्रोत है और तथा प्रेक्षक है, तो दो चीजें हुई, आपका स्रोत हुआ और प्रेक्षक हुआ। और स्रोत और प्रेक्षक के जो बीच की दूरी है, तो यहाँ पहली कंडीशन में आपने देखा कि दूरी दोनों की घट रही है और यहाँ पर क्या है, बढ़ रही है। तो दोनों कंडीशन हो गई आपकी कि जब घट रही है तो ये, अब बढ़ रही है तो क्या कंडीशन होगा, जब बढ़ रही है तब इसकी आभासी जो आवृत्ति होगी वो होगी एफ डैश बराबर एफ अंडर रूट के अंदर सी माइनस वी अपान सी प्लस वी, और जो आभासी तरंग दैर्घ्य होगा वो होगा लैम्डा अंडर रूट के अंदर सी प्लस वी अपान सी माइनस। जब इस कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि आभासी जो आवृत्ति है वो घटती हुई प्रतीत होती है, जबकि तरंग दैर्घ्य बढ़ी हुई प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने दोनों में देखा कि जब स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच की दूरी घट रही है तब उसकी जो आवृत्ति है वो बढ़ी हुई प्रतीत होती है और तरंग दैर्घ्य घटा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जब स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच की दूरी बढ़ जाती है तब इसकी जो आवृत्ति है वो घटी हुई प्रतीत होती है और जो तरंग दैर्घ्य है वो बढ़ी हुई प्रतीत होती है। और इस तरह से आप कैसे समझेंगे कि घट कैसे रही है, कैसे बढ़ रही है। तो इसका अध्ययन करने के लिए आप यहाँ जानते हैं कि c प्लस वी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, c माइनस वी इसकी वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पर जो मान आएगा वो ज़्यादा आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि c माइनस वी अपान सी प्लस वैल्यू में जब ज़्यादा वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी घटी हुई प्रतीत होगी। और वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि c प्लस वी की वैल्यू ज़्यादा होगी, c माइनस वी की वैल्यू कम होगी, और बड़ी संख्या से जब कम संख्या छोटी संख्या में भाग दिया जाएगा तो वैल्यू घट जाएगी, और बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरह से डॉपलर के प्रभाव का अध्ययन हम प्रकाश में करते हैं। और प्रकाश में डॉपलर के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हम यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट की कक्षा में केवल इन सूत्रों का ही प्रयोग है। और एक नंबर में कभी ये पूछा जाता है कि डॉपलर प्रभाव से आप क्या समझते हैं, या बहुविकल्पी में कभी कभी इन सूत्रों को पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप एक नंबर के इस नियम को तैयार करें।